अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स हम पढ़ रहे हैं और फाइनेंशियल मैनेज वेनहान का बुक हम फॉलो कर रहे हैं। उसी वेनहान के बुक में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी है और इसका हम फाइनेंसिंग डिसीजन पॉलिसी कहते हैं, जिसके बारे में काफ़ी ओपिनियंस है डिफरेंट रिसर्चर्स के और मैनेजर्स के। बहुत से इन्वेस्टर्स कहते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होती है, तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि डिविडेंड एक इररेलेवेंट चीज़, अगर आप डिविडेंड पे करें या ना करें तो इसकी पूरी बिजनेस की वैल्यू ऑफ द बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ता। नॉर्मली वैल्यू ऑफ द बिजनेस हम कहते हैं स्टॉक प्राइस को, कि there is no association and there is no relationship of dividend payout ratio with the stock price or with the value of the business। तो एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में हम यही एक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंट डायमेंशन से टेस्ट करेंगे कि आया डिविडेंड पे आउट रेशो का स्टॉक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ कोई एसोसिएशन है या नहीं। मैं इस क्वेश्चन को इधर नोट करता हूँ कि इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशो on the stockholder wealth maximization। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि स्टॉक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से मेरा मतलब है या तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस, पूरी बिजनेस की जितनी वैल्यू होती है, या किसी कॉमन स्टॉक या स्टॉक प्राइस। इसका मतलब हो सकता है कि अगर हम डिविडेंड पे करें अपने शेयर होल्डर्स को या डिविडेंड हम पे ना करें तो इसकी क्या इफेक्ट पड़ेगी स्टॉक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या वैल्यू ऑफ द बिजनेस के ऊपर। तो दिस इज एक्चुअली द कोर क्वेश्चन, जिसको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अभी पढ़ेंगे। तो इसी चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद हम डिविडेंड पे आउट रेशो को डिस्कस करते हैं। यूजुअली डिविडेंड पे आउट रेशो एक्चुअली हम यूज़ करते हैं इसलिए कि हमें मालूम हो जाए कि कितनी परसेंट ऑफ द अर्निंग्स हमने एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे किया है। तो ये डिविडेंड पे आउट रेशो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसी से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमने टोटल अर्निंग्स में से कितनी परसेंट हमने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड पे आउट किया है। तो हमारे इस पूरे चैप्टर में जो बेसिक क्वेश्चन है यही है कि हम अर्निंग्स में से डिविडेंड पे करें या हम उसी अर्निंग्स को एज ए रिटेन अर्निंग अपने साथ रख लें, या हम उसी टोटल अर्निंग्स में से दोबारा उसको री इन्वेस्ट करें। तो एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में हम ये तीन चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे कि डिविडेंड को हम पे करें या टोटल अर्निंग्स को हम एज अ डिविडेंड पे करें अपने शेयर होल्डर्स में, या उसी टोटल अर्निंग्स को हम एज अ रिटेन्ड अर्निंग अपने साथ रख लें ताकि बाद में हमारे काम आ जाएं, या उसी टोटल अर्निंग्स को हम रीइन्वेस्ट करें। तो एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में जो बेसिक क्वेश्चन है वो यही है कि इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल पे आउट रेशो इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशो ऑन द स्टॉक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या अगर हम डिविडेंड पे आउट करें शेयर होल्डर्स को तो क्या या इसकी वजह से हमारे कंपनी का जो स्टॉक प्राइसेस है उसकी प्राइस में इजाफा हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाद में हम बहुत ही डिटेल में एक डिबेट करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि अगर आप वो एक्चुअली एक सिग्नलिंग थ्योरी है। सिग्नलिंग थ्योरी में हम ये कहते हैं कि जब आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हो उस शेयर होल्डर्स को एक अच्छा मैसेज मिल जाता है, एक अच्छा सिग्नल मिल जाता है, तो फिर वो मज़ीद आपके बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करता है और उसी की वजह से फिर लोगों की ट्रस्ट भी डेवलप हो जाती है। जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है और फिर
वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं और गुडविल में भी इजाफा हो जाता है। तो अल्टीमेटली इन तमाम बातों को मिल मिला के हम कहते हैं कि स्टॉक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को लीड कर रहा है डिविडेंड पे आउट रेशो। तो लेट मी टेल यू अबाउट डिविडेंड पे आउट रेशो के ये क्या है। एक्चुअली हम इसको कैलकुलेट करते हैं एनुअल डिविडेंड डिवाइड बाय एनुअल अर्निंग्स। एनुअल कैश डिविडेंड को जब हम एनुअल अर्निंग्स पे डिवाइड करते हैं तो इससे हमें डिविडेंड पे आउट रेशो मिलती है। अगर आप इसको अल्टरनेटिवली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर, तो इससे जो आंसर आएगा वो डिविडेंड पे आउट रेशो का आंसर होगा। और डिविडेंड पे आउट रेशो हमें इंफॉर्मेशन देती है, ये एक्चुअली हमें उस अमाउंट के बारे में बताती है ये रेशो, कि जो अमाउंट इन परसेंटेज हमने एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट की होती है फ्रॉम द टोटल अर्निंग्स। तो इस ये रेशो हमें इंफॉर्मेशन देती है और फिर उसी इंफॉर्मेशन को आगे हम यूज़ करते हैं। और इस पूरे चैप्टर में हमें जो एक क्वेश्चन टेस्ट करना पड़ता है उसके बारे में हमें स्टडी करनी पड़ती है, उसी के ऊपर हमारा डिबेट होगा। तो वो यही है कि कुछ लोग इसमें बातें कर रहे हैं और कुछ इसकी अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं कि डिविडेंड अगर हम पे करें अपने शेयर होल्डर्स को तो इसकी वजह से हमारी कंपनी की जो ओवरऑल वैल्यू है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उधर शेयर होल्डर्स की ट्रस्ट में भी इजाफा हो जाता है और कंपनी की गुडविल में भी इजाफा हो जाता है, और फिर शेयर होल्डर्स मज़ीद इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स ख़रीदते हैं। तो यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम टेस्ट करते हैं डिफरेंट डायमेंशन और पर्सपेक्टिव से। तो मैं आपको फिर बताता चलूँ कि इस क्वेश्चन, कुछ लोग इस क्वेश्चन की फेवर में हैं और कुछ लोग इस क्वेश्चन की अगेंस्ट में हैं। तो जो इसकी अगेंस्ट में है तो इसकी फेवर में है, हम दोनों डिबेट्स को पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बहुत मशहूर थ्योरी है मिलर एंड मोडिग्लियानी थ्योरी, जिसको हम इन शॉर्ट एमएम थ्योरी कहते हैं। तो एमएम थ्योरी एक्चुअली पॉपुलर है डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी। वो कहते हैं कि अगर आप डिविडेंड पे करें या आप डिविडेंड पे ना करें तो इसकी ओवरऑल बिजनेस की वैल्यू पर या स्टॉक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर या उस कंपनी की स्टॉक प्राइस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो एक्चुअली एमएम थ्योरी इस स्टेटमेंट को निगेट करती है और वो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट है कि अगर आप डिविडेंड पे नहीं करते अपने शेयर होल्डर्स को तो फिर आपकी स्टॉक प्राइस नेगेटिव असर पड़ेगा, आपकी स्टॉक प्राइस लो हो जाएगी, स्टॉक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लो हो जाएगी और आपकी कंपनी की गुडविल में भी कमी आ जाएगी। तो एक्चुअली एमएम थ्योरी बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। एमएम थ्योरी में वो कहता है, मिलर एंड मोडिग्लियानी कहता है कि अगर आप डिविडेंड पे ना भी करें तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है आपकी स्टॉक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे। रेदर वो कहता है कि जब आप डिविडेंड पे करते हैं तो ये एक्चुअली आपके बिजनेस के लिए नुकसानदेह है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि फिर आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ इससे कमज़ोर हो जाती है और आप कंपटीशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कम्पीट द अदर बिजनेसेस जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हैविंग सफिशिएंट फंड्स ऑन योर हैंड्स इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग, ताकि आप उसको री इन्वेस्ट कर लो और अपने बिजनेस को आप ग्रो अप कर सको। तो इससे पहले कि हम डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी ऑफ मिलर एंड मोडिग्लियानी पढ़े, हम एक्टिव वर्सेस पैसिव डिविडेंड पॉलिसी जरा पढ़ते हैं कि व्हाट इज एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी एंड व्हाट इज पैसिव डिविडेंड पॉलिसी। पैसिव डिविडेंड पॉलिसी के लिए हम इसको कहते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी को एज अ पैसिव रेजिडुअल हम कैसे लेते हैं, जब हम डिविडेंड पॉलिसी को सिर्फ और सिर्फ ये एज्यूम कर ले कि ये एक फाइनेंसिंग डिसीजन है और जितना भी टोटल अर्निंग्स हमें मिले तो उस टोटल अर्निंग्स को हम जो अवेलेबल इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है सबसे पहले हम उसमें वो टोटल अर्निंग्स लगाते हैं और फिर उससे जो कुछ रह जाए तो फिर वो हम अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पैसिव डिविडेंड पॉलिसी में वो कहते हैं कि एक्चुअली ये जो डिविडेंड पे आउट रेशो है इसकी जो आंसर आती है तो वो 0 एंड और 1 के अंदर दरमियान में इसका आंसर आता है। मतलब या ये 0 होगा या वो 1 होगा या 0 और 1 के दरमियान होगा। तो पैसिव डिविडेंड पॉलिसी ये हमें कहती है कि अगर आपने डिविडेंड पॉलिसी को इस तरह लेना है कि जो टोटल अर्निंग्स हो जाए बिजनेस को, उस टोटल अर्निंग्स में से सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट के, तो वो टोटल अर्निंग के पैसे उसमें लगा लो
जो उससे रह जाए तो वो आप शेयर होल्डर्स में पे करो। अब सिचुएशन कुछ इस तरह क्रिएट हो सकता है पैसिव डिविडेंड पॉलिसी में। यहाँ पर हम थोड़ी इस डिविडेंड पॉलिसी को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं कि अगर टोटल अर्निंग्स जिसको हो जाए, वो टोटल अर्निंग्स अवेलेबल है, तो उस टोटल अर्निंग्स में से अगर हम टोटल के टोटल अर्निंग्स को हम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में लगा ले, तो फिर तो हमारे पास जो डिविडेंड पे आउट रेशो है वो तो ज़ीरो बन गया। लेकिन अगर ये इन्वर्स हो जाए, अपोजिट हो जाए, कि अगर हमें बिल्कुल कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, तो इसका तो यही मतलब हुआ कि जितनी हमारे पास टोटल अर्निंग्स है उसको हम एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो फिर तो इसका यही मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास डिविडेंड पे आउट रेशो का आंसर आएगा वो तो फिर 1 आएगा, 1 पे 100% आएगा, क्योंकि हमने तो टोटल अर्निंग्स को कंप्लीटली हमने एज अ डिविडेंड हमने अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट की। तो फिर तो डिविडेंड पे आउट रेशो का यही मतलब है कि जो हमारे पास टोटल अर्निंग्स थे, तो वही टोटल अर्निंग्स हमने डिविडेंड की शक्ल में शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट की। तो अगर डिविडेंड पॉलिसी आपकी कुछ इस तरह है, तो फिर इसको हम पैसिव डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं, कि जहां पर आप डिविडेंड पॉलिसी को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग डिसीजन की नज़र से देखते हो, कि अगर हमें टोटल अर्निंग्स हुए तो उन टोटल अर्निंग्स में से हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे लगाएंगे, जो बाद में अमाउंट रहे तो फिर उसको हम शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आपकी इस किस्म की पॉलिसी है तो इसको हम पैसिव डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। और एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी हम इसको कहते हैं कि आप रेगुलरली आप शेयर होल्डर्स में अपनी जो टोटल अर्निंग्स है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो अमंग द शेयर होल्डर्स। तो अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिसीजन है अबाउट द डिविडेंड पॉलिसी, तो वो एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन है। तो एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में अगर आप आ जाएं और में देख लें, तो बुक में एक्चुअली हम पढ़ते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी यूजुअली हम यूज़ करते हैं रिटेंशन ऑफ अर्निंग्स के लिए, कि जितना भी हमें टोटल अर्निंग्स हमें मिल जाए तो उस टोटल अर्निंग्स को हम अपने पास रिटेन कर लें। तो एक्टिव एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी हम इसको कहते हैं कि जब डिविडेंड पेमेंट्स को हम एज एक्टिव डिसीजन ले लें और हम सिर्फ इसको इस मकसद के लिए यूज़ करें कि हम अपने पास इन टोटल अर्निंग्स को एज ए रिटेन्ड अर्निंग अपने साथ रख लें, और हम इसको पे आउट ना करें अमंग शेयर होल्डर्स। तो दो किस्म के डिसीजन हमारे पास हो गए, पैसिव वर्सेस एक्टिव डिविडेंड पॉलिसीज़। पैसिव डिविडेंड पॉलिसीज़ में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है तो उसमें हम पेमेंट करते हैं, बाद में फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने अगर उसमें से कुछ पैसे रह गए अर्निंग्स में से तो फिर वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी ये है कि हम इसको रिटेंशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कि जितना टोटल अर्निंग्स अवेलेबल है तो उसको हम रिटेन करने अपने साथ, और फिर लेटर ऑन इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए उसको यूज़ करते हैं। ये हमारे पास था एक्टिव और पैसिव डिविडेंड पॉलिसी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास एक मेन क्वेश्चन हमारा जो है इस चैप्टर में वो यही है कि इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑन द स्टॉक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर पे आउट रेशियो हमारे पास कम होती है, इसका आंसर 0 आता है या इसका आंसर 1 आए, तो आया इन दोनों सिचुएशंस में, इन केस ऑफ 0, इन केस ऑफ 1, आंसर जो है इस पे आउट रेशो का, इस डिविडेंड पे आउट रेशो का, तो स्टॉक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे क्या असर पड़ता है, स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज होता है या नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स और साइंटिस्ट जो है वो यही कहते हैं, सोशल साइंटिस्ट वो यही कहते हैं कि आप अगर अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो अकॉर्डिंग टू द सिग्नलिंग थ्योरी उनको एक अच्छा सिग्नल मिल जाता है, और फिर वो मज़ीद ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट करते हैं, गुडविल में इजाफा होता है, और अल्टीमेटली इसका इफ़ेक्ट जो है वो
इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टॉक प्राइस पे पड़ता है और स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, तो इसी क्वेश्चन को लेते हुए हम आगे मज़ीद इसमें पढ़ते हैं। और मैं ज़रा आपको बता दूं कि एक बहुत मशहूर थ्योरी है, इससे पहले भी मैंने बता दिया कि डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी ऑफ मिलर एंड मोडिग्लियानी, एमएम थ्योरी। तो एमएम थ्योरी तो हमें यही बताती है कि एक्चुअली ये एक बिलीफ है इन लोगों का, मिलर एंड मोडिग्लियानी का। वो कहते हैं कि डिविडेंड डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन अ कंपनी स्टॉक प्राइस। कंपनी की स्टॉक प्राइस पर डिविडेंड पे आउट रेशो का कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे डिविडेंड पे आउट रेशो का आंसर 0 आ जाए, चाहे डिविडेंड पे आउट रेशो का आंसर 5 आ जाए, चाहे वो 1 आ जाए, तो कोई असर नहीं पड़ता स्टॉक प्राइस के ऊपर। बल्कि ये क्या है, वो तो इसको ये समझते हैं कि इट इज़ एक्चुअली अ कैश पेमेंट मेड फ्रॉम अ कंपनीज प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर्स एज अ रिवॉर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। वो कहते हैं कि ये एक रिवॉर्ड है शेयर होल्डर्स के लिए, जो कि हम इनको पे करते हैं अपनी कंपनी की टोटल अर्थ से। तो डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी जो है मिलर एंड मोडिग्लियानी की, वो मजीद इसमें कहता है कि अगर हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं तो ये हम खुद अपने हाथों से अपने कंपनी को हर्ट करते हैं, अपनी कंपनी को डैमेज करते हैं, क्योंकि फिर हमारी यही कंपनी लॉन्ग रन फिर कंपेटिटिव मोड में नहीं होगी कि वो किसी के साथ कंपटीशन कर सके, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होंगे ऑन हैंड। तो रेदर वी शुड डील विद द टोटल अर्निंग्स to reinvest it in the company and to generate earnings। तो मिलर एंड मोडिग्लियानी कहता है कि ये जो डिविडेंड पे आउट रेशो है इसका स्टॉक प्राइस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्टांस है इसका। और ये कहता है कि बजाय इसके कि आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर लो, आप उसको अपने साथ रिटेन कर और उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर लो ताकि आप मजीद अर्निंग्स जनरेट कर सको। इस डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी के कुछ फीचर्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। द की टेक अवेज ऑफ द एमएम थ्योरी वो ये है, the dividend irrelevance theory suggests that the company dividends payment don't add value to the company stock price। इसी से बिल्कुल ये क्लियर हुआ कि एमएम थ्योरी में वो कहते हैं मिलर एंड मोडिग्लियानी कि डिविडेंड पे आउट रेशो का आपकी कंपनी की स्टॉक प्राइस या आपकी कंपनी की वैल्यू के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे आप डिविडेंड पे करो या डिविडेंड पे ना करो। तो डिविडेंड पे आउट रेशो के लिए वो कहता है कि डिविडेंड अगर आप पे करते हो तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी स्टॉक प्राइस के ऊपर। वो कहता है कि ना आपकी कंपनी की गुडविल में इजाफा होगा और ना आपकी कंपनी की स्टॉक प्राइस में इजाफा होगा, और ना उसकी शेयर होल्डर्स की ट्रस्ट के साथ कोई एसोसिएशन। दूसरा जो की फीचर है इस एमएम थ्योरी का वो ये कि the dividend irrelevance theory also argues that dividends hurt a company since the company would be better reinvested in the company in order to generate earnings, जो कि यहाँ पर भी हमने पढ़ लिया। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये जो क्वेश्चन है, तो कुछ लोग इस क्वेश्चन की फेवर में बात कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर आप डिविडेंड पे करते हो अपने शेयर होल्डर्स को तो इसकी वजह से एक अच्छा सिग्नल जाता है शेयर होल्डर्स में और फिर उनका ट्रस्ट डेवलप होता है, कंपनी की गुडविल में इजाफा होता है और अल्टीमेटली उस कंपनी की स्टॉक प्राइस पर पॉजिटिव असर पड़ता है और स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो आपको तो बिल्कुल भी पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सोचे किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो तो इसका ये मतलब है कि इस कंपनी की ओवरऑल बिजनेस वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो ये जो है आज हमने सिर्फ ये पढ़ लिया डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी कि जो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट है कि डिविडेंड पे आउट रेशो का स्टॉक प्राइस के साथ ताल्लुक है। तो मिलर एंड मोडिग्लियानी कहता है कि देयर इज एसोसिएशन ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशो विद द स्टॉक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। So it was all about the dividend payout ratio, active versus passive dividend policy and dividend irrelevance theory of Miller and Modigliani। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप बेशक पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर लें, मैं आपको पॉजिटिव जवाब दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और बेशक आप कमेंट्स कर लें और इसको शेयर कर लें। और आखिर में ये एक मैसेज मैं आपको देता हूँ कि ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले तो आप उस प्लेटफॉर्म को अप्रिशिएट कर ले। तो अप्रिशिएट करने का तरीका ये है कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स कर लें पॉजिटिवली। ठीक है, थैंक यू सो मच।